हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरिओम क्लासेस। आज हम बात करेंगे जेनेटिक्स में सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। सेक्स डिटर्मिनेशन मीन्स हिंदी में जो हम लोग कहते हैं लिंग निर्धारण। किसी जीव का लिंग यानी वो नर होगा या मादा, मेल और फीमेल, ये किस हिसाब से तय होता है, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे और आज इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं सेक्स डिटर्मिनेशन की, तो जैसा कि अब हम सभी लोग जानते हैं क्रोमोसोम की बात होती है, क्रोमोसोम के ऊपर है, क्रोमोसोम तय करता है। लेकिन ये शुरुआत कहाँ से हुई? तो अगर हम शुरुआत की बात करें, सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन, इसकी शुरुआत होती है नागेली से। नागेली ने सबसे पहले कब? 1842, ठीक है। नागेली ने सबसे पहले क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखा था, जिसको उन्होंने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखा इन न्यूक्लियस। कैसा? धागे जैसा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इन न्यूक्लियस, ठीक है। इसी के बाद एक वैज्ञानिक हुए रूसो, दूसरे वैज्ञानिक थे रूसो। रूसो ने 1872 में 1872 में यह बताया कि क्रोमोसोम न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ठीक है। बाद में स्ट्रॉसबर्गर, इनका नाम याद रखना, इनको डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम का खिताब जाता है, स्ट्रॉसबर्गर, ठीक है, 1875, ठीक है। 1875 में इन्होंने क्रोमोसोम की डिस्कवरी की और इसके बारे में बताया। इसके बाद जीई बाल्बियानी एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने जायंट क्रोमोसोम की खोज की। तो अभी मैं क्रोमोसोम के हिस्ट्री बता रहा हूं, थोड़ा सा हिस्ट्री हम लोग समझ ले। इसके बाद नेक्स्ट नाम आता है जीई बाल्बियानी का, ठीक है, जीई बाल्बियानी। इसके बाद नाम आता है वॉल्डेयर का। जीई बाल्बियानी भाई साहब थे 1876। जब मैं क्रोमोसोम के बारे में बताऊं तो वहां पे डिटेल बताऊंगा। अभी बस छोटा सा एक हम लोग हिस्ट्री जानने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, क्रोमोसोम का क्या रोल है। इसके बाद नाम आता है वॉल्डेयर का। वॉल्डेयर ने 1888 में 1888 में क्रोमोसोम नाम दिया था, जो टर्म क्रोमोसोम होता है वो नाम दिया। तो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, हिस्ट्री हो गई, ये क्रोमोसोम कैसे था। अब दो शब्द बहुत कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, कैरियोटाइप और जीनोम। ये क्या है? तो कैरियोटाइप कहते हैं कि अगर मैं किसी स्पीसीज की बात करूं, ठीक है, कोई भी स्पीसीज इन द सेंस कि चाहे वो कोई भी जानवर होगा, ठीक है, तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम का समूह होगा, ग्रुप होगा, वो उसके लिए उसका कैरियोटाइप माना जाता है। अब जैसे हम ह्यूमन हैं, होमो सैपियंस सैपियंस, तो हमारा जो कैरियोटाइप होता है तो चाहे कहीं भी हो एक समान होगा। कुत्ते हैं, डॉगीज, उनका पूरा जितनी भी स्पीसीज है, एक तरह की स्पीसीज, उनका जो क्रोमोसोम होगा वो एक समान होगा। तो वो एक जो ग्रुप बनेगा उसको हम कैरियोटाइप कहते हैं। तो जो टर्म आया क्या होता है? नेक्स्ट एक टर्म है कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या है? ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम in a particular species, और एक टर्म यूज करते हैं हम लोग जेनेटिक्स में, बहुत कॉमनली फ्रीक्वेंटली यूज होता है जीनोम। अब ये जीनोम भाई साहब क्या है? तो कहता है हैप्लॉइड ग्रुप, किसका? क्रोमोसोम्स का, ठीक है। कैसा ग्रुप? हैप्लॉइड ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन का क्या रोल? अभी मैं इसके बाद छोटी सी बात बताऊंगा, जो हमारी सोसाइटी में थोड़ा बहुत अब तो बहुत कम हो गया, लेकिन पहले बहुत अधिक था, गांव देहात में अभी भी है।
और ये ज़रूरी है कि लोग समझें इस बात को, और इसके बारे में बात करूँगा भी सेक्स डिटर्मिनेशन जब मैं बताना शुरू करूँगा डिटेल में, ठीक है। तो अब ये तो हमें क्रोमोसोम का एक इतिहास पूरा मालूम चला। अब क्रोमोसोमल थ्योरी आई कैसे कि क्रोमोसोम ही सेक्स डिटर्मिनेशन या इनहेरिटेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नाम आता है उसमें दो वैज्ञानिकों का, बोवेरी एंड सटन। बोवेरी एंड सटन, ठीक है। बोवेरी एंड सटन ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, ठीक है। ओके, इसको एक मिनट यहां लिख देता हूं। प्रपोज्ड क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, साल तो उतना नहीं पूछा बट फिर भी याद रख लो 1902 में, तो क्या पता किस्मत खराब रहे पूछ पास दे। तो इन्होंने कहा कि देखो जितने भी क्रोमोसोम हैं इसमें दो बातें कही थी इन्होंने, उसको मेंशन कर दूं। पहला कहा है इन्होंने कि एक फैक्टर है, ठीक है, कि एक फैक्टर है जो क्रोमोसोम के ईच होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं उनके हर एक पेयर में पाया जाता है। दूसरी बात इन्होंने कही कि सेग्रीगेशन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो मेंडेलियन थ्योरी में आई थी वो इन्हीं होमोलोगस क्रोमोसोम के कारण आई थी। मैंने मेंडेलियन थ्योरी जेनेटिक्स में बताया नहीं, मेंडल कई जगह फेल हुए थे बाद में, मीठी मटर के जो प्रयोग टीएच मॉर्गन का हो चाहे कार्ल लॉरेंस का प्रयोग हो जाए, इन लोगों ने बहुत सी बातों को उनके गलत भी साबित किया था। बोवेरी एंड सटन का प्रयोग था। तो इन लोगों ने कहा कि देखो क्रोमोसोम जो है वो लिंग निर्धारण और इनहेरिटेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने कहा कि जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उनके ऊपर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो क्रोमोसोम और जो फीचर्स या इनहेरिटेंस करते हैं कैरेक्टर्स को, ट्रेड्स को, ठीक है। तो वो क्या कहलाया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब इसके बाद चूंकि मैंने वहां इससे पहले वाले सेक्शन में बताया था कि मेंडल फेल क्यों हुए थे, मेंडेलियन लॉ अनसक्सेसफुल क्यों हुआ था कई जगहों पे, तो उसमें कुछ टर्म्स आते हैं जो बाद में क्लेरिफाई हुए, और वो कहलाया जेनिक थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। 1909 में जब जॉनसन ने एक जीन को खोजा क्या उन्होंने टर्म दिया, उन्होंने कहा कि देखो भाई जिस चीज को हम आज जीन कह रहे हैं वही क्या है, सॉरी जिसको फैक्टर कहा था जेनिक, पहले से जेनिक थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, जीनिक थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो डब्ल्यू जॉनसन ने कब 1909 में क्या दिया, टर्म, ठीक है, जीन टर्म दिया किसके लिए, फॉर फैक्टर्स। जो फैक्टर्स थे, फैक्टर्स कौन से, जो मेंडेलियन थ्योरी उन्होंने कहा था कि देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच कैरीज द कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो मेंडेलियन थ्योरी में एक ऑब्जेक्शन यही उठा कि वो फैक्टर क्या है। 1909 में जॉनसन ने इस बात को क्लियर कर दिया। इन्होंने कहा कि जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, जीन्स है, ठीक, जो कैरेक्टर्स को लेके चलते हैं। और इसी के लिए बाद में, ठीक है, जेनिक थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो जीन के ऊपर आधारित टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, टीएच मॉर्गन, इनका पूरा नाम था थॉमस हंट मॉर्गन। 1910 में इसी आधार पे, अब इसे विडंबना ही कही जाएगी, किस्मत कह लेंगे, इनको नोबेल प्राइज मिला, गॉट नोबेल प्राइज, ठीक है, किसके लिए, फॉर जीनिक थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। जो भी मैंने ऊपर लिखा है ना, ये टीएच मॉर्गन की देन थी, जीनिक थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस।
जीनिक थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के लिए टीएच मॉर्गन को 1910 में नोबेल प्राइज मिला था। अब ये जीनिक थ्योरी है क्या, इसके बारे में हम जान लें। तो इन्होंने कहा, कुछ पॉइंट्स मेंशन किया, जीन्स आर बीड्स ऑन द थ्रेड ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर, या अगर हम मान लें क्रोमोसोम एक धागा है तो उस पे लगे हुए मोती के दाने हैं। ठीक है, फिर इन्होंने कहा डीएनए इज फाउंड इन क्रोमोसोम। इसके बारे में अभी आगे हम बात करेंगे। ठीक है, और जीन्स जो है उन्हें क्या है, स्मॉल सेगमेंट है। ठीक, जीन्स आर स्मॉल सेगमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट जो था, इन्होंने कहा कि जीन जो होता है वो फिजिकल यूनिट, ठीक है, अगर हम कहें कि इनहेरिटेंस का फिजिकल यूनिट है, अब पहले तो फैक्टर था, फिर एक क्रोमोसोम है, इन्होंने क्रोमोसोम भी नहीं है, जीन है। एक पर्टिकुलर जीन ही क्या करता है, जीन इज द फिजिकल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, जीन इज अ फिजिकल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इन्होंने इस टर्म को दिया था। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है, फिजिकल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस किसको कहते हैं, जीन को। ये बात किसने कही, तो टीएच मॉर्गन ने कही थी। इस बात को हमेशा ध्यान में रखने वाली चीज है ये। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। अच्छा, एक और पॉइंट जो रह गया है उसको ही मेंशन कर दें कि नंबर ऑफ जीन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो जाहिर सी बात है, अंडरस्टूड है कि भाई क्रोमोसोम तो 46 ही है और एक क्रोमोसोम पे एक से अधिक जीन होते ही हैं, तो वैसे भी नंबर बढ़ गया। ठीक है, तो अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, जो मैंने कहा सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, क्यों समझना जरूरी है, ये बहुत खास बात है। और मैंने अभी कहा था कि ये हमारे समाज में भी बहुत सी कुरीतियां थी जिसको समझने में बहुत टाइम लगा। जब मैं छोटा था तो एक मूवी आ रही थी, उस समय ब्लैक एंड वाइट मूवी जब बनती थी ना, तो दूरदर्शन था हमारे यहाँ, तो उस पर एक मूवी आ रही थी, मुझे उसका नाम नहीं याद है। तो उसमें एक सीन था जिसमें एक बुढ़िया रहती है, वो आके पूछती है अपने गांव में दूसरी महिला से कि हम सुने रहे कि तोहरी पतोहिया को बच्चा हो, तोहरी पतोहिया के पाँव भारी, का हुआ। तो वो कहती है कि अरे फिर से बिटिया हुई। तो वो कहती है कि तोर पतोहिया में खराबी, तो पतोहिया इन द सेंस कि बहू। तो मुझे ये समझना है कि बहू में क्यों प्रॉब्लम है, ठीक है, क्या उसकी गलती थी, क्यों ऐसा कह रही है। उसमें तो जवाब नहीं मिला, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, जेनेटिक्स को पढ़ा, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स और ये सब मैं जब पढ़ना शुरू किया, तो 10 तक तो आते आते सब कुछ आया था। तो तब मैंने ये समझा यार ये थियरी ही गलत है। और ये प्रॉब्लम आज भी हमारे देश में कई गाँवों में ये है कि अगर किसी महिला को लगातार लड़की पैदा होती है तो उस महिला को ही जिम्मेदार बता देते हैं, जबकि एक्चुअल ऐसा नहीं है। अगर एक महिला है तो उसके पास 2 ही क्रोमोसोम है ना भाई, एक्स और एक्स। पुरुष है तो उसके पास एक्स और वाई है। इसको ऐसे समझ लो कि महिला के दोनों हाथ में लड्डू है, अगर हम उसके दाएं हाथ का मांगे तो भी लड्डू देगी, बाएं हाथ का मांगे तो भी लड्डू देगी। लेकिन जो पुरुष होता है उसके एक हाथ में लड्डू होता है और एक हाथ में समोसा होता है। अगर हम दाएं हाथ का मांगे तो लड्डू, बाएं हाथ मांगे तो समोसा। तो लड़का होगा या लड़की, ये डिटरमाइन कर सकता है मेल, ना कि फीमेल। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसको सभी जानवरों पे लागू होता है, तो उसको ही पढ़ना है सेक्स डिटरमिनेशन में। इसलिए मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको समझना चाहिए और मैं इसके बारे में बात करूंगा अभी। और इस बात को अच्छे से समझो, अपने आसपास कोई इस तरह की बेवकूफ़ बात करता हुआ दिखाई दे तो उसको समझाओ कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें क्रोमोसोम अगर आप सच में खराबी मानते भी हैं तो फिर लड़के में है, लड़की में नहीं। ठीक है, तो खैर अब आगे बढ़ते। सेक्स डिटर्मिनेशन,
सेक्स डिटर्मिनेशन में एक नाम आता है एच हेनकिंग्स का, ठीक है, एच हेनकिंग का 1891 इन्होंने सबसे पहले कहा जाता है कि एक्स बॉडी डिस्कवर्ड की थी, डिस्कवर्ड एक्स बॉडीज, ठीक है, एक्स बॉडी का डिस्कवर किया। इनके बाद मैकलंग एक वैज्ञानिक थे, मैकलंग, मैकलंग ने 1902 में दो टर्म दिए हेटेरोसोम, क्या कहते हैं टर्म दिया हेटेरोसोम, हेटेरोसोम, ठीक है, इन्होंने टर्म दिया हेटेरोसोम। इसके बाद नेक्स्ट वैज्ञानिक हुए स्टीवेंस, नेक्स्ट वैज्ञानिक हुए स्टीवेंस। स्टीवेंस ने यह बताया कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम है और उसको इन्होंने नाम दिया वाई क्रोमोसोम, ठीक है, स्टीवेंस ने वाई क्रोमोसोम की खोज की और इसके बाद फिर मैकलंग ने इसी आधार पे सेक्स डिटर्मिनेशन को डिस्क्राइब किया था, ठीक है, इसी के आधार पे क्या किया इन्होंने सेक्स डिटर्मिनेशन को डिस्क्राइब किया। तो इसको इन्होंने एक थियरी दी, प्रपोज्ड क्रोमोसोमल theory of sex determination, ठीक है, इन्होंने सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए क्रोमोसोमल थ्योरी दे दी। अब इनके बाद एक वैज्ञानिक आए ईबी विल्सन और स्टीवेंस जो थे, इन लोगों ने मिलकर के एक थियरी नई प्रस्तुत की, बी विल्सन एंड स्टीवन, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया कि क्रोमोसोमल थ्योरी पे काम किया, ठीक है, और इन्होंने दो टर्म बनाए, कौन कौन सा, एक्स और वाई जो सेक्स डिटरमाइनिंग थे, इनको नाम दिया गया हेटेरोसोम या एल्लोसोम। इसको क्या नाम दिया इन्होंने, एल्लोसोम। और रिमेनिंग जो 22 क्रोमोसोम थे, ठीक है, रिमेनिंग 22 क्रोमोसोम जो थे उसको नाम दिया इन्होंने, इसको थोड़ा सा अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख देता हूं ताकि आसानी समझ में आए। हम लोग क्रोमोसोम को ऐसे ही लिखते हैं 22 प्लस एक्स वाई, 22 पेयर्स है ये, ठीक है, हम इसको ऐसे ही लिखते हैं 22 पेयर्स प्लस एक्स वाई। तो इन्होंने इसको नाम दिया एल्लोसोम, अब आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। और इनको नाम दिया ऑटोसोम, ठीक है, जो आज हम टर्म यूज करते हैं, ये टर्म किसने दिया, एल्लोसोम और ऑटोसोम। एल्लोसोम और ऑटोसोम को अगर हम समझना चाहें तो एल्लोसोम जो होते हैं, अगर एक्स है तो फीमेल और वाई है तो मेल, फीमेल सिंबल याद रखना है, मेल, कई बार पूछ देता है सिंबल दे करके और ध्यान से उतर जाता है। और जो ऑटोसोम्स है, ठीक है, ऑटोसोम वो फिजिकल कैरेक्टर, बाकी जो फिजिकल कैरेक्टर होते हैं, बाकी फिजिकल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं या कैरी करते हैं, सिंपल सा याद रखना है। तो इन्होंने अब एक बार फिर से
एच हैनकिन ने क्या 1891 में एक्स बॉडी खोजा, मैकलन ने 1902 में हेट्रोसोम टर्म प्रस्तुत किया, स्टीवेंस ने वाई क्रोमोसोम दिया, मैकलन ने फिर एक थ्योरी प्रस्तुत की जिसका नाम था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसी सारी चीजों कंबाइन करके ईबी विल्सन और स्टीवेंस ने क्रोमोसोम पेयर्स को डिफाइन किया और बोला कि देखो एक्स और वाई जो एडिशनल है उनको एलोसोम कहेंगे और बाकी जो बचे हुए 22 पेयर्स होंगे उनको ऑटोसोम कहेंगे। इन्होंने समझा कि देखो एलोसोम में अगर एक्स जो होता है वो फीमेल को दर्शाता है और वाई जो होता है वो मेल कैरेक्टर्स के लिए जाता है, ऑटोसोम जो होते हैं वो रिमेनिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं चाहे वो किसी भी तरह की। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट क्योंकि चैप्टर के हेडिंग्स भी थोड़े बड़े बड़े हैं और इसको समझा कर करना थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, बट टिके रहो और जो भी डाउट हो पूछते चलना। बुक में अगर कुछ हो जो नहीं समझ में आ रहा हो वो पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट हेडिंग की मैं बात करूं, मेथड। ठीक है, मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बाय क्रोमोसोम। मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बाय क्रोमोसोम। ठीक है, तो अब यहां दो बातें आती, दो बातें कैसे, एक अच्छा दो एक टर्म पहले भी मैंने बताया, हेटेरोजाइगस होमोजाइगस क्या होता है। अगर क्रोमोसोम सेम टाइप का हो तो होमोजाइगस कहलाता है और अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो हेटेरोजाइगस कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना। तो दो टर्म क्या आता है, दो कंडीशन क्या आती। पहली कंडीशन, मेल हेटेरोजाइगस हो। ठीक है, मेल क्या हो, हेटेरोजाइगस हो और फीमेल होमोजाइगस हो। दूसरी कंडीशन आती है, मेल क्या हो जाए, होमोजाइगस हो जाए और फीमेल क्या हो जाए, हेटेरोजाइगस हो जाए। ठीक, ये दो सिचुएशंस, दो कंडीशंस आती हैं जिनमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करेंगे। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स 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 वाई मेथड से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड 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 डब्ल्यू मेथड से। ठीक है, तो अब जरा सा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, चलो, तो इसमें अलग अलग मेथड है। ठीक है, मैं इसको सेपरेट करता हूं आसानी तक जल्दी हो जाए, ज्यादा जगह ना ले, मिटाना बार पड़ेगा। तो पहला जो है लाइगियस मेथड है। पहला लाइगियस मेथड, इसको बताया था बाय विल्सन एंड स्टीवन। ठीक है, बाय विल्सन एंड स्टीवन। अब इसमें अच्छा हाँ, ये जो इस किस पे किया था रिसर्च, ऑन मिल्क वीड बग। ठीक है, मिल्क वीड बग, और इसका जूलॉजिकल नेम है LYGEUS, लाइगियस ट्यूरियस। लाइगियस ट्यूरियस, सॉरी ट्यूरियस नहीं, टर्सिकस है, सॉरी टर्सिकस, टर्सिकस। अब इसमें इन्होंने बताया क्या, इन्होंने कहा देखो दो कंडीशन होगी, या तो मेल फीमेल वाली हम बात कर ले तो एक्स एक्स कंडीशन होगी और एक्स वाई कंडीशन, जो कि कंडीशन बनती है, और एक मिनट इससे लिखते हैं ताकि आसानी से समझ में आए, एक्स 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 वाई। ठीक है, एक्स एक्स और एक्स वाई 2n 2n एडिशनल, 2n रहेगा, वो जो 22 पेयर एडिशनल थे। तो अब मैं इसको अगर सेपरेट करूं
तो क्या बनेगा ये n प्लस एक्स और ये n प्लस एक्स, ये क्या बनेगा n प्लस एक्स n प्लस वाई। ठीक है, ये दो चीजें बनी, n प्लस एक्स n प्लस वाई। अब इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा 2n प्लस एक्स एक्स, और इसको कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा 2n प्लस एक्स वाई। ठीक है, क्या बना 2n प्लस एक्स एक्स 2n प्लस एक्स वाई। और हमें पता है कि जो एक्स एक्स है ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है और एक्स वाई यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल को। तो ये जो होगा ये बनेगा फीमेल और ये बनेगा मेल। ठीक, याद रहेगा। 2n से दो हिस्सों में बट गया, एक ये वाले लिखा एक ये और एक ये, एक्स है तो एक यहाँ एक यहाँ, एक सिंपल तरीका मैंने बताया। दूसरा जो तरीका है दैट इज प्रोटीनर मेथड। ये बोर्ड एग्जाम से पूछते हैं मेथड के नाम पे सीधे सीधे, प्रोटीनर मेथड। इसको एक्सप्लेन किया था मैकलंग ने। ठीक है, मैकलंग ने एक्सप्लेन किया किस पे, तो स्क्वैश बग। ठीक है, किसके ऊपर, ऑन स्क्वैश बग। ठीक, अब इन्होंने क्या कहा, देखो इसमें इन्होंने देखा कि जो मेल है ना उसमें एक क्रोमोसोम गायब है। जनरली जो एक्स एक्स हो रहा, सॉरी एक्स वाई हो रहा था, वहां एक क्रोमोसोम कम है। तो अब इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा देखो यहां पे जो x 2n प्लस एक्स एक्स है और यहां पे दूसरे में क्या था x नॉट, y नहीं था, क्या था नॉट था, प्लस 2n। अब इसको अगर हम सेपरेट कर ले इसको, तो यहां बनेगा n प्लस एक्स n प्लस एक्स और यहां बनेगा n प्लस एक्स n प्लस ओ या नॉट। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक्स एक्स जो था वो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा था और एक्स नॉट जो था वो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में जब ये कंबाइन करेगा तो यहां क्या बना 2n प्लस एक्स एक्स और यहां बना 2n प्लस एक्स नॉट। तो अब जो हमें मिला ये फीमेल और ये भाई साहब मेल। तो ये हमको सिंपल सा एक टेक्निक मिल गया, लाइगेस मेथड और प्रोटीनर मेथड। कब, जब मेल हेटेरोजाइगस हो और फीमेल होमोजाइगस हो, पहली कंडीशन समाप्त। अब बात करेंगे ZWZ मेथड की, दूसरा वाला। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या कहती है, ध्यान से देख लो, सिमिलरली ऐसा ही होगा। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें हम कहते हैं जो मेल है वो होमोजाइगस है और फीमेल हेटेरोजाइगस है। जैसे हमने वहां किया था सेम काम करेंगे। 2n प्लस, एक मिनट इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। ठीक है, ये जो हम स्टडी करते हैं मोस्टली मिलता है ZW मेथड इन बर्ड्स, फिशेस, बटरफ्लाइज, इन सब में। बर्ड्स, फिशेस, बटरफ्लाइज, इन सब में मोस्टली देखने को मिलता है। और अब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो कहता है कि ZW, ठीक है, 2n प्लस ZW और ये क्या जाएगा ZZ प्लस 2n। ठीक है, तो ये बनेगा n प्लस Z, n प्लस W, n प्लस Z, n प्लस Z। ये है हेटेरोजाइगस है फीमेल, ये भाई साहब होमोजाइगस है तो
मेल, उल्टा चल रहा है यहाँ पे, ठीक। ऐसी सिचुएशन में मैंने कहा था कि इस कंडीशन, बाकी वही रिपीट हो जाएगा, 2n प्लस जेड जेड, 2n प्लस जेड डब्ल्यू। आई होप कि समझ ही गए होंगे कि यहाँ क्या आंसर आएगा। तो जब जेड जेड आ गया ये, तो ये हो गया फीमेल और ये हो गया मेल। और यही सिचुएशन जब वहाँ पे मैंने कहा था सिमिलरली कंडीशन लागू कर देते हैं, और ये भी जो जेड 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 नॉट मेथड है, ये भी बटरफ्लाइज बर्ड्स इन सब मिलता है। तो मोस्टली ये बटरफ्लाइज एंड मॉथ मोस्टली ये पाया जाता है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2n प्लस जेड डब्ल्यू जेड नॉट प्लस 2n। तो यहाँ हो गया n प्लस जेड, n प्लस डब्ल्यू, n प्लस जेड, n प्लस नॉट, ठीक। अब ये कंबाइन कर देते हैं फिर से हम लोग, 2n प्लस जेड जेड, 2n प्लस जेड नॉट, ठीक। तो ये जो है ये फीमेल है और ये मेल है। बस सिंपल, खत्म काम। इस चीज को याद रखना है। अब कुछ पॉइंट्स, कुछ मैकेनिज्म्स है जिसको समझना है, जैसे हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म है, जेनिक बैलेंस मैकेनिज्म है, हार्मोनल थियरी है, एनवायरमेंटल थियरी है, सिंगल जीन इफेक्ट है। ये सब पढ़ना है कि वो क्या कौन कौन से फैक्टर है जीन पे प्रभाव डालते हैं। इन सब के बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आगे, क्योंकि ये बहुत लंबा जा रहा है, आधे के बाद बोर हो जाओगे, फिर इधर उधर काम करोगे। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा फोकस करके पढ़ लो। ये जो सेक्शन मैंने बताया इंपॉर्टेंट है। कई क्वेश्चन हो सकता है, कोई डाउट होगा या कहीं अगर कोई क्वेश्चन उठता हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। मैं कोशिश करूंगा कि प्रॉपरली जा करके उसका जवाब दूं, या कोई उसका एक अलग से वीडियो सारे क्वेश्चंस का बना के डाल दूंगा। तो आराम से पढ़ो, एंजॉय करो। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, सी यू सून।